अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। अदम बर्दाश्त माशरे में बड़े बड़े फसादात बर्पा कर देती है। कभी अदम बर्दाश्त के तहत हम मॉब इकट्ठा करके किसी को जान से मार देते हैं, तो कभी एक नारे के पीछे अदम बर्दाश्त के तहत हम किसी की ज़िंदगी का चिराग बेईमाना तरीके से गुल करते हैं कि वो शायद अपनी आखिरी रसूमात के काबिल भी नहीं रहता। अदम बर्दाश्त क्यों पैदा होती है, इसकी जड़ कौन है, ये सारी बातें तो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त मैं आज के प्रोग्राम में आपको एक ऐसा अंधोनाक वाक़या दिखाने जा रही हूँ जो अदम बर्दाश्त के सबब पेश आया। माँ का 24 साला लख्ते जिगर क्यों उससे छीन लिया गया, वो लोग कौन थे और मरने वाले का कसूर क्या था, आइए आपको दिखाती हूँ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहसिन अली। मोहसिन अली, उम्र कितनी है? 20 साल। क्या आप बंदे बंदे मारने की कोई ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे या इलाके में खौफ फैला रहे थे? पहली लड़ाई हुई थी तब मैं इधर ही था। पहली लड़ाई मतलब क्या काफी अरसा पहले हुई थी? 10-12 दिन पहले हुई थी। किस बात पे हुई थी? बाइक की वजह से। क्या मतलब आपकी बाइक उठा के ले जाते थे? नहीं, वो लड़का बाहर था छोटा, बाइक नहलाई थी, बाइक को नहलाया था। बाइक को यानी कि तुम लोगों ने वॉश किया था जी। अच्छा। बाहर खड़ी की हुई थी धूप में, थोड़ी देर धूप लग जाए, जंग वगैरह नहीं लगता इसकी वजह से। छोटे लड़के को बिठाया, उन्होंने गिरा दी, बच्चों ने गिरा दी। अच्छा। बाद में इनका लड़का जो फौत हो गया वो आया। फौत नहीं, कत्ल किया आप लोगों ने? जी। अच्छा, फिर बाद में वो आया और उसने हाथ लगाया, छोटा जो बैठा हुआ था लड़का। ये 12 दिन पहले वाली लड़ाई बता रहे हो ना मुझे? जी। अच्छा। वो लड़का बैठा हुआ था और उसने बोला है कि हाथ ना लगाओ। क्या नाम था उस लड़के का? छोटा जो बैठा हुआ था जिसने ये सब किया, जिससे लड़ाई पड़ी? जुल्फ़िकार। अच्छा, जो अब कत्ल हो गया। जी ठीक। उसने बोला, छोटा जो लड़का बैठा हुआ था बाइक पे, उसने बोला कि ना छेड़ो, पहले भी बच्चों ने गिरा दिए, तुम ना छेड़ो इसको। वो छोटा लड़का आप लोगों को क्या लगता था? वैसे ही बाहर खेल रहे थे, उसे हमने बिठाया। मोहल्लेदार था? जी। अच्छा, आप लोगों की तरफ का था? जी, वैसे ही खेल रहे थे वो, और हमने बोला कि थोड़ी देर। आप लोगों ने अपनी बाइक की रखवाली के लिए बिठाया था? जी। अच्छा। और वो आया घर से, सामने उनका घर है, जुल्फ़िकार जो फौत हुआ उसका। वो आया, उसने बोला मैं हाथ लगाऊं। भाई बड़ा बाहर खड़ा था, उसने बोला कि नहीं तुम्हें कोई काम नहीं है, फारिग हो। काम नहीं करता था वो, फारिग था। और उसने बोला नहीं है काम मुझे, उसने गाली निकाल दी। बड़े भाई ने 2-3 उसको लगा दी और उसकी वालदा आई बाहर, वो ले गई उसे अंदर। और उसकी वालदा आई, उसकी सिस्टर आई और वो आया डंडे लेके, भाई को मारा उन्होंने। अच्छा, फिर? बस फिर मैं थोड़ी देर बाद भाई ने कॉल पिक की 15 पे, 2 मुलाजिम आए इधर से गए थे। पीछे से फ़ोन आ गया कि अम्मी का फ़ोन आ गया। मोहल्लेदारी है? जी, मोहल्लेदारी, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं, आप सुलह कर लो। वापस गया, सुलह कर लिया हमने। ये 3 हफ्ते पुरानी बात है जी। 3 हफ्ते तुम्हारा भाई 2 हफ्ते पहले लड़ाई होती है बाइक को हाथ लगाने से या बाइक के गिरने से जी, मोहल्ले में जी। ठीक है, उस बेजान चीज के पीछे आप लोग जानदार सब समझ बूझ रखने वाले आपस में गुत्तम गुत्था हो जाते हैं, खास चोट किसी को भी लगती है, फिर आप लोगों के राजीनामे होते हैं जी। ऐसे ही है जी। उस राजीनामे के दरमियान 2 हफ्ते तक आपका ये भाई जो इस वक्त कातिल है, ये बेड पे पड़ा रहता है, चोट लगी होती है, उठ नहीं सकता जी। फिर जैसे ये उठता है और ये गुल खिला देता है। गांव से आते हैं ना हम कारखाने में काम करने। मैं जो पूछ रही हूँ 2 लफ्ज़ की बात, बाकी मैं उससे पूछ लूंगी जी। ये उठता है और फिर एक कत्ल हो जाता है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही। ठीक नाज़रीन, मेरे साथ 2 मुल्ज़िमान हैं। एक का मौक़िफ़ है कि हमारी 12 दिन पहले लड़ाई होती है, उस लड़ाई की सुलह सफाई होती है, 12 दिन में फिर ये प्लान बनता है, ये झगड़ा किस करवट बैठता है, ये मैं मरकज़ी मुल्ज़िम के मुंह से आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले मुद्दइयों की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप वालिदा हैं जुल्फ़िकार की? जी। तो जुल्फ़िकार को मारने वाले आपके पुराने दुश्मन थे? ना दुश्मनी से ना कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ उनकी बाइक खाली से बाहर होंगे तो उन्हें हाथ ही रखा है, बाइक पे हाथ रखा? हाँ जी, हाथ रखा है। उन्हें उतो कुटना शुरू कर दिता। मैं अपने बच्चे ने अपने घर लै आई हाँ। फिर बच्चे मैं घर लाए तो घर मेरी बेटी उठी, बदतमीजी करता, मेरी बेटी उठी, उन्हें जाके दरवाज़ा खोलिया तो दोबारा घर आ गया।
साढ़े तो मेरे चाटा मारन लग पिया। आपको मारने लगा? हाँ जी, मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं होया, मेरे उन्हें फड़िया को पता नहीं सोटी फड़ी की फड़िया, उन्हें सिर च मारी है। मैंने तो सुना है कि आप लोग बाहर निकल के गए थे उसे मारने। मेरी बेटी बाहर गई है, जाके इन्हें दरवाज़ा खोलिया, उन्हें साढ़े दरवाजे के अंदर आ गया। उस दिन क्या हुआ जिस दिन आपके बेटे को वो मार रहे हैं? बागड़ा खेड़ा पिछों ने वार किया, उन्हें बुला के वार नहीं किया, पिछों आने डंडा मारिया। फिर वो आना मैं 4 डंडे मारे ने। अच्छा। आधे मुँह आंदा मैं 4 डंडे मारे ने। अच्छा। हाँ जी, तो किधर मैं गई हाँ, उधर मेरा मुंडा तो ब्याह से ही बोश था। हाँ जी, मैं आदे बेटे ने आख्या, मैं आदे जवाई ना बेटा इनू तुसी लै जाओ, इन तुसी छड्डो। वो बड़े दाबे लाना सी, उनके कोल हथियार भी हैगे सी। मेरा बेटा ओहो ही वड्डा सी। मेरे दिल च बाड़ के अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। आपका जवान बेटा चला गया, माओ के सहारे होते हैं बेटे तो। मैं ना उधर नहीं पई मंजे ते पई, मेरे को उठा नहीं जाता। अल्लाह आपको भी हौसला दे, बहन है आप। आप अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल भागी? जी। आप बताएं, आप अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल, अपने भाई को लेके कहीं पकड़ने भाई? 8 दिन फिरे लगे फिरे भाई नू। अच्छा। लेकिन फिर भी नहीं वो बचा हैगा। ना दिन सुते ना दिन रात राम, सुकून ही नहीं आया हैगा भाई नू। इन्ना लैके भज्या लेकिन वो फिर भी नहीं बेचारा बचा। आपका भाई होश में था इन 8 दिनों में? नहीं। क्या हालत थी? इन्हें जो मारिया सी उदों ही अखां बच्चा बंद कर लिया, मुँह बस आवाज बोलिया ही नहीं बेचारा हैगा। बहनें तो भाइयों की राज दुलारियां होती हैं और भाई भी बड़े प्यारे होते हैं। आपको आपका भाई बहुत प्यारा होगा? बहुत प्यारा सी, मेरा बड़ा भाई सी, सारा काम वही करदा सी। मैंने सुना है कि पहली लड़ाई में भी आपने उसको लड़ाई को बढ़ाया है, आपने जाके उनको बाहर मारा है। नहीं नहीं, मैंने बाहर नहीं मारा, वो घर आया था। हाँ। उसे तब मैंने मारा। वो मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसे थप्पड़ लगा रहा था इसीलिए। आप लोगों के भाई की उस दिन भी कोई लड़ाई हुई थी उसके साथ? नहीं, इसके साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। आप लोगों की पहले कोई दुश्मनी उसके साथ? नहीं, कोई लड़ाई नहीं सी। उन्हें आया घर आन के मम्मा नाल बदतमीजी की, मैं इसलिए उसे छोटी मारी, नहीं तो मैंने नहीं सी जरूरत है कि मारन दी। उन्हें फिर की कहता भाई नू भी उन्हें बेनजायज मारिया। मोटरसाइकिल किसी होने डिगी सी, उन्हें हथ रखिया तो थप्पड़ लान लग पिया, बहुत ज्यादा उन्हें मारिया है। मैं अम्मी नू कहा, अम्मी भाई नू लगता मारन डाया ने, तो अम्मी कहती नहीं उन्हें कोई डिगी हैगी। मैं कहा नहीं अम्मी ओहो ही लगता। गुस्सा किसी होर दा उन्हें भाई ने कर भाई ते कट दिता है। भाई मैंने आप भाग के गए थे जब आपको हाँ जी मारा हुआ था? हाँ जी। किस हाल में था आपका? उस दिन भाई नू भी उन्हें थप्पड़ लाया सी ते घर लाया सी मम्मा। तो फिर उस दिन भाई को आपको कत्ल कर रहा है वो? उस दिन नहीं मैं गई, उस दिन मैं अंदर सा। अम्मी गई, भाई मेरे नाल दा गया मियाँ मेरा। इन 6 दिनों में जो आप लोगों के ऊपर तड़प थी कि आपका भाई बच जाए, हाँ जी, वो कैसे कोशिशें की आपने? बहुत कोशिश की थी, बहुत दुआएं मांगी है, घर विच महफिल कराई, यासीना पढ़ाइया भी मेरा भाई बच। उन्हें बेचारे ने तो इन्हें हाथ भी नहीं लाया सी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। अहले मोहल्ला की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उस दिन, क्योंकि ये लोग ख्वातीन थी, ये बाहर नहीं थी, उस दिन भी मुलज़िम की जानिब से जो हमारे सामने बात आई वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि ताज़ा लड़ाई भी कोई हुई थी दोबारा? दोबारा कोई लड़ाई नहीं, दोबारा सिर्फ बगरा खेलन दिया सी, उन्हें पिछों दी वार कीता आन के। मेरा पुत्र किवें तरफ ते मारिया एवें भी मरे तरफ इनू फांसी चाहिए। मैं मेरा बेटा मरिया एवें भी मरे तो मैंने फिर सबर आना। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। अहले मोहल्ला की जानिब चलते हैं। इस वक्त इलाके के लोग मौजूद हैं। उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे किसने क्या देखा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गों यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। उस दिन क्या दोबारा लड़ाई हुई थी जिस दिन ये बच्चा कत्ल हुआ है? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई थी? लड़ाई और बैठा ही डंडा मारा से इसको। डंडा मार दिया? हाँ, बैठे के सर में? हाँ जी। कोई गालम गलोच नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई झगड़ा। क्यों जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या जानते हैं सारे वाक़े के मुताबिक? ऐसे मतलब डंडा मारा, मौके पर मतलब बैठा तो आया तो पीछे से डंडा मारा। नहीं तो बिना बात के कोई क्यों मारे? कोई लड़ाई नहीं, 2-4 दिन पहले कोई मामला बना था तो इसलिए मसला बाद में वो आया, कोई 2-4 दिन बाद तो आगे उन्होंने डंडा मारा मुसलमान। यानी कि वो प्लानिंग के तहत आया? हाँ जी, बिल्कुल। डंडा क्या उस बच्चे के हाथ में था, मकतूल के? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, साजिद के हाथ में।
साजिद के हाथ में था, मुल्ज़िम के हाथ में था, जुल्फकार के पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं, बागड़े खेलता था। ठीक। जुल्फकार कैसा बच्चा था यहाँ मोहल्ले में? बहुत अच्छा बच्चा, लड़ाई झगड़ा करने वाला था? नहीं, ऐसा बच्चा नहीं था, बिल्कुल सादा बच्चा था बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, बहुत नेक। आप भी जानते हैं जुल्फकार को? जी। किस तरह की तबीयत का मालिक था वो? बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन हमारे साथ ही रहता था। हाँ। तो न लड़ाई झगड़ा। कि वो किसी को लड़ाई के लिए उकसा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। क्यों जी, आप समझते हैं जुल्फकार ने उकसाया होगा जैसे मुल्जिम कहता है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। वो हमारे साथ रहता रहा है, लेकिन अब 2 साल हो गया हम उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन इस तरह का कभी कोई इशू नहीं हुआ। वो हमारे साथ खेलता रहा, हम इधर इकट्ठे तकरीबन यहाँ रहते रहे हैं, लेकिन इस तरह का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह का वो उकसाए किसी को या किसी को छेड़े को इतना हैवी हो जाए कि उसे मार एट द एंड उसे मार ही दे, लेकिन इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। मुल्जिमों के साथ क्या होना चाहिए? सुना मुल्जिम यहाँ किसी कारखाने में नौकरी भी करते हैं। मुल्जिम के साथ ही एक बात है कि भाई ये मुल्क पाकिस्तान है, और यहाँ ये मैं जो अमन कायम करने वाले इदारे हैं, जो अमन के ठेकेदार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तान है, यहाँ इंसाफ बिकता है, ठीक है? तो ये गरीब बंदे हैं, इनके पास ना बिके तो इंसाफ नहीं बिकता, ठीक है? तो मुद्दे ही नहीं बिकते। वो एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। तो ये मुल्क पाकिस्तान, ये गरीब बंदे हैं, ठीक है ना? इनके पास इंसाफ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है? अगर कोई है कोई अमन का ठेकेदार जो इन्हें इंसाफ खरीद के दे दे, ठीक है, तो इनके लिए यही बहुत होगा। उनके आपकी बहन से भी आपने पूछा है कि हम यही चाहते हैं कि हम जो मुल्जिम को ना सख्त एट द एंड उसे फांसी दिलवाना चाहते हैं, ताकि मुझे इंसाफ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं। आप लोग बाद में भी किसी तरीके से मोहल्ले का कोई प्रेशर या किसी चीज़ का कोई इन पे बिल्ड तो नहीं करेंगे कि सुलह सफाई हो जाए? नहीं, मैं गैर जानिबदारी का सवाल कर रही हूँ। आप लोग देखें, अगर ये जो है सब जितने भी लोग खड़े हैं, ये जारी बात इनके अपने भी बेटे हैं, ठीक है? कौन चाहता है कि अगर इस मुल्जिम को छोड़ दिया जाए और आगे वो हमारे बेटों को भी इस तरह का हो सकता है उन्हें मार दे? क्यों जी, क्या होना चाहिए मुल्जिम के साथ? मुल्जिम के साथ जी जो ने सलूक किया है वैसे सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब महला है, गरीब आवाम इत्थे रहने वाली, जब तक इसे जो शिंबर लोग इत्थों तक पैदा होंगे तो बाज गरीबां दे बच्चों नुकसान पहुँचाएंगे। ये 5-6 साल बाहर ला के आया, ये दौलत का गुरूर सी, ये दौलत के गुरूर, हाँ जी, दौलत के गरूर दे नाल इस बच्चे की उन्हें जान ली है, जिमें यदि जान ली है, इत्थे सारा मुहल्ला सी, छोटे छोटे बच्चे तड़फ क्यों मरिया है? असीं ते चाहते हैं कि उहदे नाल इंसाफ होवे, असीं इंसाफ दे नाल आ, हक दे नाल आ, असीं ते इत्थों तक क्या कि खून देण तक असीं तुहाडे नाल आ, खून भी देने, असीं पैसा भी देने, जिन्ना को गरीब आदमी उन्होंने बच्चों वास्ते बेचारे वास्ते खान नहीं है घर, वो तो उस दिन बेचारे अपने मजदूर ने कार ने बैठे ने। असीं थाने गए हैं, थाने जाके साडे नाल ज़हीर शाह ने माशाअल्लाह बहुत चंगा सलूक किया है, अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती देवे, इंसाफ सानू मिले, इंसाफ मिलेगा तो साड़ी गरीब आवाम भी खुश होगी। अगर जे सानू इंसाफ नहीं मिलेगा तो साड़ी गरीब आवाम खुश नहीं हो सकेगी। एक बंदा दौलत का सहारा लैके तो किसी गरीब को नजायज मार दे, वो चंगी गल तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं है, और कानून बनते इसीलिए ताकि वो जो है जो दौलत का सहारा लेते हैं या जो अपने आप को कोई तोप चीज समझते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। महल्ले दे 4 बंदे आ, सारा महल्ला इस गल का गवाह है, उस बच्चे च कोई वैल नहीं, कोई गल नहीं, जहाँ तक होए ना कोई इज्जत बेइज्जती का मसला कुरोला हो तो फिर तो चलो बंदा गल कहते ना कि इन्हें ऐस भैया तू ऐस खौफनाक बच्चे में एक बेजान के पीछे जान ले, वो बिल्कुल सीधा आदमी था, अल्फलामान से बच्चा था, सारे महल्ले की इज्जत करता था, सारे महल्ले की बहनों बाणियों सबको लाकर बेजान चीज के पीछे एक इंसान की जान ले ली गई। और बात यही है कि अदम बर्दाश्त है। यहाँ पर पूरे इलाके के लोग कहते हैं ना, ज़बान खलक नकारा खुदा होती है, और शायद ये लोग जो उस मकतूल के लिए बार बार गवाही दे रहे हैं, ये उसका किरदार है। जो लोग उसके हक में अच्छा बोल रहे हैं कि वो किसी को अजियत नहीं देता था, किसी को यहाँ पे परेशान नहीं करता था, और जैसे तड़प तड़प के उसकी माँ के सामने उसके लाल की जान निकली, खुदारा कोई माँ और ऐसे ना रोए। इसीलिए मैं पुकार बन के जुल्फ़िकार की यहाँ तक पहुँची, और मेरी भी अदालत से अपील है कि इसे सख्त सजा दी जाए। इसी में बात करने के लिए अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं। अली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली, अदम बर्दाश्त पे अगर हम बात करें तो माशरे में इसका खात्मा कैसे होगा कि हम अदम बर्दाश्त की वजह से ऐसे बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा कर देते हैं जिनको भुलाना नामुमकिन हो जाता है। अभी हमारे सियालकोट वाला वाक़या एक नारे की बुनियाद पर अदम बर्दाश्त थी लोगों ने उसको समझा नहीं, फिर कोई ना कोई वाक़या ऐसे सामने आता है कि दिल दहल जाता है। तो आप क्या समझते हैं? देखें जी, रोटी जो है आजकल वो लोगों की अकल को खा गई है। पहले तो इंसान रोटी खाया करता था, आज रोटी के झगड़ों ने इंसान को ही खा लिया है। अब देखें कि इस माशरे में इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोजगारी है कि लोगों की अकल पे तो बिल्कुल जैसे पर्दा ही पड़ गया है। आप आजकल देखें, ना सिर्फ कि एक ये चंद इंडिविजुअल की बातें हैं, बल्कि
बल्कि माशरा एक इज्तिमाई तौर पे माशरे में इतनी अदम बर्दाश्त बढ़ गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल स्टेट जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही। अब देखें कि ये वाकया तो वाकया आए दिन इस कदर वाकयात होते हैं कि एक माशरे में मैं तो ये कहूंगा कि माशरती दरिंदगी बन चुकी है। इज्तिमाई तौर पे हम में एक बहसीयत माशरा एक दरिंदगी का आलम हम में आ गया है। अगर हम बात करें इस वाकया की तो ये वाकया बिल्कुल इसी कलेक्टिव जो हमारे मामलात हैं उसका एक शाखसाना है कि जिसमें गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोगों के लिए अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है। लोग क्या करें, लोगों के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ माशरे ने जो उनको बना दिया है, जो माशरे ने हमारे जहनों में भर दिया है, अब लोग बिल्कुल फटने के दहाने पे हैं। सिर्फ ये लोग फट के जो है ये जो माशरे से इनको चीजें मिल रही हैं, हम माशरे को वही वापस कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें इस वाकया की तो देखें कि ये वाकया बिल्कुल एक उस माशरे के फर्द की अक्कासी करता है कि जिस माशरे में लोग बिल्कुल फटने के करीब आ चुके हैं। एक छोटी सी बात पे कोई भी जी शऊर शख्स कि कोई भी जी शऊर माशरे का मेंबर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक नौजवान लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये बिल्कुल उसी माशरे की अक्कासी करता है जिस माशरे की ऐसे जो है अफराद वो प्रोडक्ट हैं। ये तो हुकूमत वक्त को भी यकीनन सोचना चाहिए। बेरोजगारी होगी, अफलास होगी, भूख होगी तो लोगों के पास शर फैलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे में वालिदैन को भी क्या रोल अदा करना चाहिए वो भी बताइएगा ताकि हम प्रोग्राम को लेकर आगे। देखिए, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ठीक लाइंस पे सिखाएं। वालिदैन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए जी, अब वालिदैन भी क्या करें, बेचारे वालिदैन क्या करें। बच्चे के पास अगर डिग्री है तो वो बेरोजगार है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। घर में वालिदैन के आपस में झगड़े हैं क्योंकि महंगाई इतनी है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो अब बात यह है कि जब घर में ऐसे हालात होंगे जो कि एक पूरे ओवरऑल मुल्क के ऐसे हालात हैं, तो इसमें से जो हम प्रोडक्ट पैदा करेंगे वो ऐसे ही अफराद पैदा होंगे कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनके जहन माऊफ हो चुके हैं और वो अब फटने के दहाने पे हैं। वो घर में भी लड़ेंगे, वो बाहर जाके भी झगड़े करेंगे। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि वालिदैन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन यहां पे ये बात याद रखिए कि वालिदैन खुद भी ज़हनी तौर पे माऊफ हो चुके हैं। हमारे हालात इस तरह के हो चुके हैं कि आजकल के जो वालिदैन हैं वो पहले के वालिदैन की तरह बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते क्योंकि उनके जहन भी बहुत ज्यादा परेशानियों से भरे हुए हैं। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पे आयद होती है कि वो अपने लोगों को ऐसे मौके फराहम करे। अब देखें ना कि एक शख्स क्या करे, इंसाफ है कोई नहीं, खाना है नहीं, नौकरियां है नहीं। अगर डिग्रियां हैं तो नौकरियां नहीं है, अगर कोई डिग्रियां लेना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है। अब देखें, ये एक ऐसी लूज लूज गेम है कि जिसमें हर शख्स माशरे में एक फंस के रह गया है। हमारे पास वे आउट नहीं है। और ये जो आपकी बात थी कि लोग इस कदर क्यों जुर्म कर रहे हैं, अभी आप देखें ना कि लोगों के पास कोई और चीज रह नहीं गई, कुछ बचा नहीं। वो क्या करें, हर तरफ लोगों के दीवारें खड़ी हैं, वो अपनी तरफ से उन दीवारों को अबूर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जहनों में इतनी फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है कि अब जहन फट जाते हैं, जिसका ही एक शाखसाना ये जो जुर्म है ये है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें बहुत डिटेल बताया कि वाकई जहनों में एक फ्रस्ट्रेशन है। उसकी वजह रियासत पर आयद, उसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है क्योंकि रियासत में जो भी हुकूमत वक्त होती है, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, कोई रोटी कपड़े का नारा लगाता है, कोई बिरयानी के डब्बे बेचकर आवाम को खरीदता है, तो कोई हजार रुपए देकर उनके आगे कुरान पाक रखकर वोट खरीदने की बात करता है। तो खुदारा जब अपनी आवाम को हम एक भेड़ चाल में चलाएंगे, हम उनको सिर्फ खरीदना बेचना हम उनको यही सिखाएंगे, तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का बीज आप बो रहे हैं उसमें से फसल कैसी उगेगी और उसके फूल कैसे उगेंगे। फिर इसी तरह के बच्चे आगे सामने आएंगे, इसी तरह के लड़ाई झगड़े होंगे। जब भी कभी इलेक्शन करीब आते हैं, हमारे सियासतदान जो हमारे मुल्क के माई बाप बने हुए हैं वो खुद फरोग देते हैं लड़ाई झगड़ों को, मुख्तलिफ ग्रुपों में फरोग दिया जाता है। तो नौजवान नस्ल तो तबाही के दहाने पर है। बहुत खूबसूरत बात की अली ने। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। अदम बर्दाश्त की वजह तो हम आपके सामने ले आए, लेकिन अदम बर्दाश्त से जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उसके बाद फिर सज़ा और जज़ा किस तरह से होती है, माशरे में बदनामी कैसे होती है, आइए वो भी कुछ आपको दिखाते हैं।
इससे पहले कि मैं मरकजी मुलजिम की जाने बढ़ूं, इस केस की फाइंडिंग्स क्या हैं? क्योंकि मुलजिमान की लड़ाई तकरीबन 2 हफ्ते से चल रही थी, 15 कॉल भी हुई थी बीच में। क्या आपके इल्म में तमाम चीज़ें हैं? ये बहुत मामूली किस्म की जो है ना मैं बात थी और उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके सर पे जो है वो चारपाई की जो है ना वो सिरू जो है ना वो दे मारा और उससे उसकी डेथ हुई। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि सेल्फ डिफेंस में उसको डंडा लगा है जुल्फ़िकार को, जैसा कि मुलजिम मुझे बता रहे हैं, या इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत हिट किया उसे? ये प्लानिंग भी नहीं है, ये इश्तियाल अंगेज़ी का जो है वो एक पहलू है कि जिसमें उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं थी और उसने ज़रा सा वो मोटरसाइकिल पे हाथ रखने पे इतना शदीद एक्शन दिखाया कि उसका सर जो है ना वो फट गया और जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वो 4-5 दिन जो है ना वो सर्वाइव करने के बाद उसकी डेथ हो गई। बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है ऐसे केसेस में ज़्यादातर सुलह हो जाती है या मुलजिम ज़मानत पे बाहर आ जाता है, पुलिस की जानिब से क्या कोई कमज़ोरी रह जाती है और अगर रह जाती है तो इसके लिए इस दफ़ा इस केस में आप क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? नहीं, जहाँ तक ये सुलह का ताल्लुक है, सुलह तो पुलिस की तरफ से केस की कमज़ोरी नहीं होती, ये तो इनका आपस में एक जो है ना कंप्रोमाइज लेवल होता है, वहाँ पे अगर ये कोई सुलह कर लेते हैं दोनों पार्टी तो उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब हमें अभी तक की फाइंडिंग्स बताने के लिए। मरकजी मुलजिम की जानिब बढ़ेंगे, इसके मुँह से सुनवाएंगे कि उस दिन जो लड़ाई थी उसकी प्लानिंग क्या ये 2 हफ्ते बेड रेस्ट पे कर रहा था? क्यों भाई 2 हफ्ते प्लान किया था? जी प्लान तो कोई नहीं किया मैंने। वो तो कह रहा 2 हफ्ते बाद तुमने उठते साथ ही लड़ाई दोबारा ले ली। नहीं, मैं आपको बात सुनाता हूं। ये बात याद रखना कि तुम्हारी सारी बात सुनने के बाद मेरे सवाल बहुत सख्त होंगे जिसका जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। जी सोच समझ के मुझे सारी बात सुनवाना, झूठ ना हो बीच में। जी ठीक है। जुल्फ़िकार जो लड़का जिसका मर्डर हो गया, फौत हो गया, जो ये खड़ा था दुकान से। मर्डर हो गया या मैंने कर दिया? मैंने किया नहीं है, लेकिन ये कि हो गया है। कैसे? जानबूझ के नहीं मैंने किया। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ ना। तो वो लड़के ने ना आके पूछा भी मैं हाथ लगाता हूँ बाइक को आपकी को, तो काम कर, तो वो करता नहीं है। झगड़े उनके रोजाना ही उधर होते हैं। मैंने ये तो नहीं पूछा वो क्या करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बायोग्राफी मुझे बाद में बताना, पहले अपना क्या सुनाओ। जी, तो उधर जो है ना उसने कहा मैं बाइक को हाथ लगाता हूँ। मैंने कहा भाई तुम क्यों बाइक को हाथ लगाओ, काम नहीं है तुम्हें क्या? अरे काम करके मैंने क्या करना। उसने गाली निकाल दी मुझे। मैंने उसको 2-3 थप्पड़ लगा दिए। 2-3 थप्पड़ लगा दिए। उसकी अम्मा जो ना गेट के पास खड़ी थी, उसने कहा भाई क्या वो कह रहा है इसने ना मुझे थप्पड़ लगा दी। एक और गाली निकाल दी उसने मुझे। तो उसकी अम्मा ने बोला भी गाली मत निकालो, तुम ना अंदर आ जाओ। अंदर ले गई, उसको कुंडी लगा ली अंदर से। और अंदर उस लड़के ने, जुल्फ़िकार ने, पता नहीं अपनी अम्मा को भी बहन को क्या कहा क्या नहीं कहा, और वो जो है ना डंडे लेके बाहर आ गए। उस टाइम बाहर ही खड़ा था मैं। तो वो मेरे सर में मारने लगे, तो मैंने हाथ कर लिया आगे। एक छोटी सी छिलतर है ना, वो इधर मेरे माथे के ऊपर लग गई, यहाँ से फट गया, काफ़ी खून बहा। तो उसकी जो सिस्टर है, जी डंडा मारा ना, ये नहीं आँख में लग गया, ये बच गया, ये शुक्र है बच गया, आँख में नहीं लगा। तो मैंने ना डंडा फिर पकड़ लिया, वो मैंने छीन लिया। एक उसकी बहन ने मेरा डंडा मारा इधर, ये टांके लगे हैं सर के ऊपर। तो मैं नीचे गिर गया। उसने कहा लड़का मर गया। अंदर से कुंडी लगा ली, तो लड़के को, जुल्फ़िकार को उधर से भगा दिया। मैं उठ गया, बेहोश नहीं मैं हुआ। तो मैं उठ के 15 पे कॉल कर दी। ये भाई अंदर था। तो ये तो वो राम कहानी है ना जिसपे तुम लोगों की सुलह हो गई। तो मैं सुना रहा हूँ सब बातें आपको। इस वक़्त की कहानी सुनाओ मुझे जो अब हुआ। 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते तुम बेड रेस्ट पे रहे। जी तुम काम पे नहीं गए। 2 हफ्ते बाद तुम बाहर निकले, तो क्या 2 हफ्ते का लावा पक रहा था अंदर जिसका बदला लेना था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी मेरे अंदर। 2 हफ्तों के बाद मैं 2 हफ्ते तो घर गया ही नहीं, उधर कारखाने में आया ही नहीं। ठीक है, ये टांके वगैरह लगे हुए थे, पट्टी वगैरह लगी हुई थी। अम्मी ने कहा भी तुम ना जब ठीक हो जाए फिर चले जाना उधर, तुम्हारा भाई है उधर। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं ठीक हो गया, जब टांके वगैरह खुल गए, पट्टी वगैरह खुल गई, ठीक हो गया। इसकी तबीयत ख़राब थी उस दिन ना, 2 हफ्ते मैं घर में ही रहा हूँ। ये घर आ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आज चला जाता हूँ। तकरीबन टाइम था 1-1.5 का टाइम था उस टाइम। मैं आ गया, ये जुल्फ़िकार लड़का बाहर खड़ा हुआ था, 7 प्लॉट है उधर खड़ा हुआ था। तो पता नहीं क्या खेल रहा था, डंडा इसके पास था। तो मैंने आके दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी की है, तो ये मुझे देख रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या तुम्हें खैर है, क्यों देख रहे मुझे ऐसे? अरे तुम क्यों देख रहे हो ऐसे मुझे, तुम्हें खैर है? मैंने कहा वो, फिर इसने कहा भी उस दिन जब आपको मैंने डंडे लगाए वो भूल गए हैं क्या आपको? मैंने कहा भाई ये गलत बात करे तुम, फिर झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कैसे बात की होगी मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। जितने तहम्मुल से तुम मुझे कहानी सुना रहे हो, इतने तहम्मुल से उस दिन बात की थी, लड़ाई ना बढ़ती। वो रवैया बताओ मुझे जिस तरह बात की। बता रहा हूँ ना आपको। उसने ऐसे मुझे कहा भी आप क्यों देख रहे मेरी तरफ?
तुम्हें खैर है? मैंने कहा तुम क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, मैं तो अपने कारखाने में आया हूँ, ठीक है, तुम क्या लेने खड़े हो इधर? वो कह रहा मेरा सामने घर है। तो उसने कहा खैर है तुम्हें देख रहे हो? मैंने कहा तुम्हें खैर है मुझे देख रहे हो ऐसे? उसके पास डंडा था, उसने गाली निकाल दी, डंडा मेरे मारा, मेरे लगा नहीं, मैंने हाथ जो है ना आगे कर लिया। तो दरवाज़ा खोल के मैंने जो है ना डंडा पकड़ा, उसके सर में मार दिया, तो वो गिर गया, बेहोश हो गया। तो जब तुम्हें लगा नहीं तो तुम भी ना मारते? झगड़ा किया ना उसने, तो झगड़े का हल डंडा मारना था। डंडा मार दिया मैंने, पहले उसने मुझे मारा था, लेकिन ये कि मुझे फिर लगा नहीं, मैंने डंडा पकड़ा, उसके सर में मार दिया और उसके सर में लग गया थोड़ा सा ज़्यादा, वो गिर गया, बेहोश हो गया। और उनके अम्मा जो भाभी बहन वो सब आगे उठा के ले गए इसको रश्के में अस्पताल। तो हॉस्पिटल से 5-6 दिन रहा है, उसके बाद कॉल आई कि लड़का फौत हो गया। जितने आराम से तुमने मुझे कहानी सुनाई है, तुम्हें एहसास भी है तुमसे एक बंदा मर गया? बंदा ये है कि मैंने मर गया है, ठीक है, लेकिन ये मैंने जान शर्मिंदगी हो रही है। तुम ना दिखाते, अगर तुम्हें हिट नहीं हुआ था उस वक्त डंडा, तुम्हें अगर उसने दोबारा छेड़ा था, पहली तुम्हारी 15 की कॉल पे सुलह हो गई, पर्चा नहीं हुआ, तुमने ये नहीं सोचा कि दोबारा 15 कॉल करके अब पर्चा ही दे दूं, शायद इनमें टेरर पैदा हो जाए कोई इस चीज का। लेकिन ये कि उसने पहले मेरे डंडा मारा था सर में, ये कि मैं अंदर जाकर 15 कॉल नहीं कर सकता। पहले भी तो उन्होंने पहल की थी ना? जी जी, पहले 15 कॉल कर ली थी ना? जी मैंने कर ली थी। तो इसका मतलब है कि अब तुमने 15 कॉल करके इस मामले को वहां पर उनको समझाने बुझाने की या उनको डराने की कोशिश नहीं की, तुमने मुद्दा ही खत्म किया है। मैंने उसको जान से मारने की कोशिश नहीं की, ये है कि मैंने डंडा उसके सर में, बंदा मर भी सकता है, तो मैं मर जाता। तुमने कौन सा उसकी बाजू पे मार दिया जो बाजू टूट जाती खाली? उसने भी मेरे सर में मारा नहीं, आप देख सकते हैं टांके लगे। बच गए ना? जी मैं बच गया। तो ये थाने किस लिए बने? ये है कि मरता मरता मैं बचा। थाने किस लिए बने? अगर आप लोगों ने बाहरी बदले पूरे करने हैं तो थाने किस लिए बने भाई? उतार देते हैं लोग वर्दियां, डीपीओ किस लिए बैठे हैं? ये है कि मेरा बदला लेने की कोई आवाम अपने टैक्स से क्यों तनख्वाहें दे रही है अगर आप लोगों ने खुद ही कानून हाथ में लेना? तो पहल उन्होंने की है, दूसरी बात मेरे डंडा लगा नहीं और बखूब बदला लिया। मैंने एक मोटरसाइकिल जो कि बेचान चीज है, जो कि आपकी 1 लाख से भी कम मालियत में 70 आ जाती है, उस बाइक के पीछे लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। ऐसे ही गाली निकाली पहले, इसकी वजह से जो ना झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा बाइक, बुनियाद बाइक थी। जी बुनियाद बाइक थी, बुनियाद बाइक थी। एक बेजान के पीछे आप लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। वो पहल उन्होंने की और मैंने तो अपना बचाव तो करना था ना। पहल की, जानी दुश्मन बन गए। जानी दुश्मन ये कि उन्होंने इसको हिट किया, मामला सुलह सफाई की तरफ चला गया। ये 2 हफ्ते बाद बाहर निकला, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूँ, से लड़ाई बढ़ी। उसने बकौल इस शख्स के इसके ऊपर डंडा फेंका, जो कि कोई एविडेंस नहीं है, चलो मान लिया फेंका भी होगा। इसने उसके सर में इतनी जोर से वो डंडा जाके हिट किया, ये बाजू पे भी मार सकता था, उसकी टांग पे भी मार सकता था। इसने उसके सर में हिट किया सिर्फ इसलिए कि उसने इसको हिट किया था। इसने उससे पूरा बदला लिया और इतने प्रेशर से और जोर से हिट किया कि वो जिंदगी की बाजी हार गया। किसी माँ का 24 साला लखते जिगर जिसके वो सेहरे के सपने से जा रही हो, इनको आज भी लगता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसा हो गया। और हमसे तो कोई जानवर भी मर जाए ना गाड़ी के साथ टकरा के, तो हमें रात भर नींद नहीं आती। कैसे इंसान हो तुम लोग? हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई, जुर्म हुआ है, ठीक है। तो आपका बेटा था, लाल था, तो मैं आपसे अपील करता हूँ मुझे माफ़ किया जाए। अदालत से कहूँगी कि तमाम एविडेंस को सामने रखकर जिसने जो किया उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम जब कानून हाथ में रहते हैं तो हम अपने मुआशरे को जंगल बना देते हैं। फिर जंगल में जिस जानवर का दिल करता है वो जिसको मर्जी चीरता है, फाड़ता है, फिर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। तो हमने थाने, कचहरियाँ, चौकियाँ, बावर्दी अफसरान, नीचे एहलकार, फुल इक्विप्ड गाड़ियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हथियार क्यों दिए हैं भाई? अमन कायम करने के लिए, माशरे के सुधार के लिए। लेकिन जब माशरे का सुधार पैदा नहीं होगा तो इन तमाम चीज़ों का हमें कोई फ़ायदा नहीं। आज भी 22 करोड़ से ज़ायद आवाम 80% अपने मसाइल मोहल्लों की चौखटों पर हल करती है, अपने मोहल्ले में बैठक लगा के हल करती है। पंचायत में बैठा कितना दाना है, कितना समझदार है, या कितनी बदले की आग उसके अंदर है, हम नहीं समझते। जो फैसला मोहल्ले ने दे दिया वो ठीक है। एक और चीज़, जहाँ मोहल्ला सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है, लोग मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पर मोहल्ले में चंद शरपसंद अनासिर
जो मोहल्ले के दादा डॉन दादागिरी टेरर फैलाते हैं, ऐसे अनासर के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। लिहाजा हम लोग, क्योंकि जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है, जिससे हम वाबस्ता है, हम लोग आज भी गली कूचों और मोहल्लों की ज़िंदगी 70% गुजार रहे हैं। तो अगर आपके मोहल्ले में अमन की तबाही का कोई ज़रिया है, ख़ास उसमें उसका पूरा घर क्यों नहीं शामिल, या तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकिए, तो या करीबी थाने का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइए। ये मत सोचिए कि थाने में से कोई हेल्प नहीं करेगा, बाद में हमारी दुश्मनी पड़ जाएगी। कोई एक सीधे रास्ते पर चलेगा तो वो खुद, जब उसके सामने शायद वो डगर ना सवार पाए, लेकिन उसकी 7 नस्लें या उसके पिछले आने वाली जो एक रीत है वो ज़रूर संवर जाएगी। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।